डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, आप लोगों ने जैसा कहा था कि आप लोगों को फिलर एपिसोड्स चाहिए, तो ये आपके लिए फिलर एपिसोड्स आ चुके हैं। और हमें वीडियो बनाने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमारा पेपर स्टार्ट है और फिलर एपिसोड को पूरी तरीके से देखना पड़ा और उसमें से मुझे पता लगाना पड़े कि कौन से काम की है और कौन से नहीं है। और इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि क्या मैं फिलर एपिसोड्स ज़रा भी नहीं डालूँ या फिर कुछ भी मैं फिलर एपिसोड्स इंपॉर्टेंट भी नहीं डालूँ, पर आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को चाहिए, इसलिए मैं लेके आया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर रॉकली बैठ के खाना खा रहा होता है और गाइसेन से यहाँ पर रीएनिमेटेड करे हुए निंजा से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक शिनोबी जमीन के नीचे गिरा हुआ मिलता है और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक रीएनिमेटेड करा हुआ निंजा आता है, जिसको देखकर ये शिनोबी कहता है ये तो चैन ली है और ये ली चैन तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है टाइट जुत्सु में, और इन्होंने हमारे लिए 3rd ग्रेड निंजा वॉर में लड़ाई करी थी और इन्होंने अकेले ही बहुत सारे लोगों को अपने टाइट जुत्सु से मार दिया था। जहाँ पर गाइसेन से कहते हैं तो ठीक है, अब ये और मैं हम लोग टाइट जुत्सु से लड़ाई करेंगे। और यहाँ पर चैन ली और यहाँ पर गाइसेन से एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं हमें है टाइजुत्सु मास्टर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली रहते हैं वो यहाँ पर भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो गाइसेन से को मार मार के दूर उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उनका टाइजुत्सु कुछ अच्छा रहता है। तभी यहाँ रॉकली बैठकर यहाँ पर अपने राइस बॉल्स का मजा उठा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक शिनोबी आकर कहता है गाइसेन के ऊपर एक शिनोबी हमला कर रहा है और तभी रॉकली साई को कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। जहाँ पर वो जैसे ही आता है वो मास्टर ली को देखता है और मास्टर ली को देखकर कहता है मास्टर ली आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहाँ पर वो कहता है ओह तुम तो ये वही बच्चे हो ना जो थे मुझसे मिलने आए थे। और यहाँ पर रॉकली मास्टर ली के सामने सर झुकाता है। जहाँ पर गाइसेन से कहते हैं कि तुम मास्टर ली को किस तरीके से जानते हो, ये तो हमारे लिए तब लड़े थे और तब तो तुम जिंदा भी नहीं थे, तुम तब पैदा भी नहीं होएंगे, ये तभी मर चुके थे, तो आखिर तुम्हें कैसे पता है। जहाँ पर रॉकली कहता है ये मरे नहीं थे, ये जिंदा थे और हम इनसे मिलने गए थे। जहाँ पर हमें पास का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेंटन के हाथ में एक सीक्रेट स्क्रू लगता है जिसके अंदर एक लीफ विलेज का सीक्रेट जुत्सु रहता है और उस जुत्सु का नाम रहता है लिव ड्रैगन बराश। और वो जुत्सु सिर्फ टाइजुत्सु यूजर ही कर पाएंगे, पर उनके आगे की डिटेल्स लिखी नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो लोग मास्टर ली के कब्र के पास चले जाते हैं ताकि वो लोग मास्टर ली की कब्र के पास जाकर देख सके। तभी हम देखते हैं कि मास्टर ली की कब्र के पास एक लड़की बैठ के राइस बॉल रखती है और वो कहते हैं कि तुम कौन हो। जहाँ पर वो कहती है मास्टर ली मेरे दादा थे। जहाँ पर नरूटो यहाँ पर रॉकली को कहता है कि इससे पूछो लिव ड्रैगन बराश कैसे आता है। जहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम्हें वो टेक्निक जाननी है तो मेरे दादाजी से पूछ लेना। थोड़ी देर बाद उस कब्र के पास मास्टर ली आते हैं, जिसको देखकर रॉकली और बाकी सब चौंक जाते हैं और मास्टर ली को देखकर रॉकली को लगता है ये कोई और है जो मास्टर ली का राइस बॉल खा रहा है, इसलिए वो मास्टर ली को धक्का दे देते हैं, जिनकी वजह से उनका राइस बॉल गिर जाता है और वो गुस्से में आकर अपना लिव ड्रैगन बराश इस्तेमाल कर ही लेते हैं। और यहाँ पर उस लिव ड्रैगन बराश की वजह से उन लोगों का हाल बुरा हो जाता है और वो कहता है कि मैं वहाँ पर टेक्निक सीखने गया था, मुझे टेक्निक सीखनी थी इसलिए मैं वहाँ पर गया था और मैंने गलती से मास्टर ली को कोई और समझ के उनका राइस बॉल गिरा दिया था और इसलिए मैं उनका हार नहीं मानी थी और इसलिए मैं अभी भी माफ़ी मांगता हूँ। पर मैंने हार नहीं मानी थी और मैंने कंटिन्यू किया था और एक बार मैं जाकर उनसे माफ़ी मांगा और मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे ड्रैगन बराश सिखा दो, पर वो लोग मुझे सिखाने के लिए तैयार नहीं थे और इसके लिए उन्होंने मुझे चुनौती दी जिसमें मैं हार गया और उन्होंने कहा कि आखिर तुम क्या हो, तुम बराबर से लड़ नहीं पाते हो। जहाँ पर मैंने कहा कि और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर तुम्हारा सपना क्या है। जहाँ पर मैंने बताया कि मेरा सपना ये है कि मैं सिर्फ एक टाइजुत्सु यूज़र बनूं जो इतना ताकतवर हो टाइजुत्सु में, क्योंकि मुझे कोई और जुत्सु नहीं आता। और अगले दिन मैं वापस से वहाँ पर गया और वापस से मैंने वहाँ पर उनके लिए राइस बॉल लेके गए और मैं हार नहीं मानते गया क्योंकि मुझे वो जुत्सु सीखना था। और मैं अगले दिन वापस से वहाँ पर गया और ऐसे ही करते करते मैं वहाँ पर गया। हर अलग अलग मौसम चेंज होते रहे, मैं वहाँ पर रोज़ जाता रहा, पर मास्टर ली मुझे कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ आते और अपना राइस बॉल लेकर वहाँ से चले जाते। और एक दिन मास्टर ली मुझे वहाँ पर देखकर कह ही दिए कि आखिर तुम कितने ज़िद्दी हो, तुम आखिर कितना बैठे रहते हो वहाँ पर।
आखिर तुम क्या हो और करना क्या चाहते हो, और आखिर इसलिए तुम कितना लंबा क्यों बैठे रहते हो। जहाँ पर रॉकली कहता है मैं जो खाली किस तरीके से भी सीखना ही है वो लीफ ड्रैगन वराश, और मैं ये सीख के लाऊंगा ही। जहाँ पर मास्टर ली उसे देखते हैं और वो उसे देखकर उसे किसी की याद आ जाती है और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक बार चांस देता हूँ, अगर तुम मेरे ड्रैगन वराश से बच गए तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, पर अगर नहीं बचे तो तुम वापिस से यहाँ से चले जाना। और इसके बाद यहाँ पर मास्टर ली वापिस से एक बार ड्रैगन वराश करते हैं और वो रॉकली के कहते हैं कि ड्रैगन की आंख देखो ये इम्पोर्टेंट है। और तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन अचानक से मुंह खोलता है और रॉकली ड्रैगन की आंखों को देख रहा होता है, पर तभी अचानक से वो ड्रैगन के अंदर रॉकली फंस जाता है, यानी लीफ ड्रैगन वराश के अंदर, और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और तभी यहाँ पर मास्टर ली उसे कहते हैं कि तुम एक कमजोर शिनोबी हो और तुम मुझसे कहने मत आओ, तुम अब हार मान दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए और तुम अब ये नहीं कर सकते, तुम एक फेलियर हो, इसलिए तुम हार मान जाओ और अब से तुम टाइजुत्सु करना और निंजुत्सु यानी कुछ भी जुत्सु करना ही छोड़ दो और एक शिनोबी बनना ही छोड़ दो। जहाँ पर वो कहता है कि उसके बाद मैं कभी वहाँ पर नहीं गया क्योंकि मैं बुरी तरीके से हार मानना शुरू हो गया था, और ये तभी हुआ था जब मुझे पैर पे चोट लगी थी। उसके थोड़े दिन ही मैं जब ठीक हुआ था उसके बाद ही मैं मास्टर ली से मिला था। जहाँ पर गाई सेंसे कहते हैं मास्टर ली ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बिल्कुल गलत है, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, उन्हें तुम्हें वो जुत्सु समझा देना चाहिए था। और अब हम उन्हें बताएंगे कि आखिर हम क्या है। तभी हमें बताता है कि उसके बाद से रॉकली बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेन करने लग गया, वो हिडन लोटस और इस तरीके के जुत्सु को बहुत पूरी तरीके से सीखना चालू हो गया। जहाँ पर मास्टर ली कहते हैं तो ठीक है आ जाओ मेरे ड्रैगन वराश के सामने, देखते हैं कि तुम क्या कर पाते हो। जहाँ पर रॉकली अपना उड़ता है और यहाँ पर वो आसमान में जाकर वो अपना हिडन लोटस उसके अंदर मुंह के अंदर मारने वाला रहता है और यहाँ पर उस ड्रैगन के मुंह के अंदर वो गिर जाता है। जहाँ पर उसे गिरते समय ड्रैगन की आँख दिखती है ड्रैगन के मुंह के अंदर, जहाँ पर वो पूरी तरीके से अब मास्टर ली को देख पाता है और वो अपना ड्रैगन हिडन लोटस मास्टर ली के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उनका ड्रैगन वराश पूरी तरीके से रुक जाता है। और ये देखकर मास्टर ली चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुमने ये कर ही दिया, आखिर तुमने कैसे किया। और वो कहते हैं कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, पहले तुम्हारा सपना था कि मैं एक टाइजुत्सु यूज़र बनूंगा जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होना, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि मुझे माफ़ करना, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास एक इसी तरीके का स्टूडेंट आया था जो कुछ नहीं कर पाता था और उसे सिर्फ टाइजुत्सु आता था, और वो मेरे पास टाइजुत्सु मास्टर बनने के लिए आया था। जहाँ पर मैंने उसे टाइजुत्सु की ट्रेनिंग देते ही रही और 3rd ग्रेड निंजा वॉर में वो तैयार होकर वहाँ पर लड़ने के लिए चले गया। 3rd ग्रेड निंजा वॉर में उसने अपने टाइजुत्सु से बहुत सारे लोगों को मारा, पर आखिर में वो कमज़ोर होने की वजह से मर ही गया। मैं वहाँ पर पहुँचा पर मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया और मैं शर्म के मारे वहाँ पर ही मैंने अपनी ग्रेव बना दी ताकि लोगों को लगे कि मैं मर चुका हूँ, ताकि मैं और लोगों को ये सब नहीं करना चाहता था और मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने निंजा वर्ल्ड को छोड़ दिया और इसलिए मैं एक शुरू भी होना छोड़ दिया, इसलिए मैंने तुम्हें वो नहीं सिखाया। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काबूटो बैठकर अपने साइड में रखी हुई सीट्स को देख रहा होता है और वो देखता है और उसे पास का सीन याद आता है जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है रीएनिमेशन में कुछ कुछ कमजोरी है जिसको तुम्हें पूरा करना होगा, जिसके लिए तुम्हें मेरे लिए सामान लाने होंगे और उसके बाद हम रीएनिमेशन जुत्सु को पूरी तरीके से कामयाब कर पाएंगे, वरना हमारे रीएनिमेशन जुत्सु में कुछ ना कुछ तो खामियां या कमजोरियां तो रहेगी, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि हम वो इंग्रेडिएंट्स को पूरी तरीके से ला सके। और तभी यहाँ पर काबूटो कहता है कि कुछ शिनोबी को अभी समन करना अभी सही मौका होगा। तभी हम देखते हैं कि वो जो 2 शिनोबी रहते हैं मैग्नेट स्टाइल यूज़र को उन बाकी शिनोबी के पास लेकर आते हैं और वो कहता है कि ये मैग्नेट स्टाइल यूज़र को हमने मार के वहाँ पर हरा दिया, जहाँ पर सभी लोग वाहवाही कर रहे होते हैं और वो कहते हैं वाह तुम दोनों ने अकेले ही मैग्नेट स्टाइल यूज़र को हरा दिया, जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं वो सब तो नारुतो ने किया। नारुतो वहाँ पर आया और उन्होंने मैग्नेट स्टाइल यूज़र को वहाँ पर हरा दिया। तभी यहाँ पर ये जो शिनोबी रहते हैं वो कहते हैं कि इस मैग्नेट स्टाइल यूज़र ने मेरे डैड को भी मारा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डोंजो का गार्ड आ जाता है जिसको देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और यहाँ पर तभी वो लोग टोनोरू को देखकर अलर्ट हो जाते हैं और टोनोरू यहाँ पर अपना समनिंग जुत्सु करते हैं, जिसके बाद इतने सारे रीएनिमेटेड शिनोबी आ जाते हैं और यहाँ पर काबूटो जो रहता है वो यहाँ पर अपने सैंड डालता है और यहाँ पर वो सभी रीएनिमेटेड शिनोबी अपने अपने डब्बे में से निकल जाते हैं, जहाँ पर उनमें से कुछ कुछ अच्छे शिनोबी रहते हैं जिसको आप देख ही सकते हैं। और तभी यहाँ पर उनमें से एक शिनोबी कहता है कि चलो हमें हमला करने जाना है, चलो हम जाते हैं उन्हें हमला करने के लिए और हम उन्हें बताते हैं। और तभी यहाँ पर वो
सभी शिनोबी उन लोगों के ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर वो कहता है कि हमें HQ को कंप्लेंट करनी होगी और तब तक के हमें इन्हें रोकना होगा। और यहाँ पर हमारे जो शिनोबी रहते हैं वो उन लोगों के रीएनिमेटेड शिनोबी के ऊपर कुनाई फेंकते हैं, जिसकी वजह से रीएनिमेटेड शिनोबी रुक जाते हैं और रीएनिमेटेड शिनोबी के वो लोग एक एक करके सील करना शुरू कर देते हैं। जिसको देखकर यहाँ पर ज़ेत्सु कहता है आखिर ये क्या चल रहा है, ये रीएनिमेटेड शिनोबी है, ये नॉर्मल शिनोबी है। और यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर ये सभी जो शिनोबी रहते हैं वो सभी शिनोबी एक फेलियर शिनोबी रहते हैं। काबुटो कहता है कि ये सभी जो शिनोबी है वो सभी के सभी फेलियर है, जो उसके एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो कहता है ये सभी कमज़ोर शिनोबी है, चलो आओ हमें उनके ऊपर हमला करना होगा। और तभी वो शिनोबी अपने डैड से मिलता है और जो डैड को मैग्नेट स्टाइल यूज़र ने मारा होता है, और अपने डैड को देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और उसका डैड बताते हैं कि जो काबुटो है उसका असली मकसद ये है कि वो चाहता है कि वो मैग्नेट स्टाइल यूज़र की लाश को ले सके और उसके बाद वो और लोगों की भी लाश को रिटर्न लेने की कोशिश करेगा। तभी हमें पास का सीन दिखाई देता है कि आखिर किस तरीके से ये फेलियर लोग आखिर बने किस तरीके से है। तभी हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर वो लोग स्क्रोल पे किसी का खून लगाते हैं और कोई जिंदा शिनोबी को वो लोग एक रीएनिमेटेड करके जिंदा करने वाले रहते हैं। और वो देखते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें जिंदा करना रहता है मैग्नेट स्टाइल यूज़र को, पर यहाँ पर जिंदा हो जाता है वो शिनोबी का डैड। और वो कहते हैं कि ये कहाँ से जिंदा हो गया। और मैं बता दूँ ये शिनोबी के डैड इसलिए जिंदा हुए क्योंकि मैग्नेट स्टाइल यूज़र ने इनके डैड को मारा था, जिसकी वजह से इनके डैड का खून मैग्नेट स्टाइल यूज़र के पास पहुंच गया था, लाश के पास। और उन्हें लगा कि ये ओरोचिमारू को लगा कि ये मैग्नेट स्टाइल यूज़र का खून है। और जैसे ही उसने लगाया तो मैग्नेट स्टाइल यूज़र की जगह कोई और जिंदा हो गया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से दो भाई भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर मरा हुआ भाई अपने जिंदा भाई से पूछता है कि क्या मेरी बीवी ठीक है। जहाँ पर वो कहता है कि हाँ तुम्हारी बीवी ठीक है और उसने दूसरी शादी कर ली है। जहाँ पर वो कहता है क्या दूसरी शादी कर ली। जहाँ पर वो कहता है चलो ठीक है दूसरी शादी कर ही ली तो अच्छी बात है। जहाँ पर शिनोबी के डैडी से कहते हैं कि क्या तुम मुझे सील कर दोगे। उन लोगों का मकसद ये है कि वो लोग जितने भी रीएनिमेटेड करे हुए लोगों को तुम लोग ने सील किया है उसे पकड़ना। तभी होन्जो जैसा दिखने वाला एक निंजा रहता है, उसके हाथ में एक पेपर रहता है, जो जैसे ही वो पेपर बम को ब्लास्ट करता है उसमें से एक गैस निकलती है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। और कुछ निंजा आगे की तरफ बढ़ते हैं टोरोनो के साथ और वो कहते हैं कि चलो चलो हमें जल्दी से आगे बढ़ना है। तभी हमें दिखाता है कि काबुटो उन सभी शिनोबी को कंट्रोल करके मैग्नेट स्टाइल यूज़र की लाश के पास जा रहा होता है। और तभी हमें अचानक से पास का सीन दिखा देता है जहाँ पर काबुटो ओरोचिमारू को कहता है कि आपने जो कहा था वो बिल्कुल सच है, हमारे इसमें यहाँ पर अब पूरी कमज़ोरी कुछ भी नहीं है और जैसा था वो जुत्सु ऐसा पूरा हो चुका है। जहाँ पर सास्के ओरोचिमारू के पास आता है और वो कहते हैं कि तुम मुझे ट्रेनिंग पे कब लेके जाओगे, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। जहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, जिसके बाद सास्के ओरोचिमारू को मार देता है और काबुटो यहाँ पर ओरोचिमारू जैसा बनने के लिए तैयार हो जाता है। और ओरोचिमारू जैसा बनने के बाद वो चालू हो जाता है ओरोचिमारू का जो मकसद रहता है उसे पूरा करने के बाद। और तभी यहाँ पर देदरा मरता है, जहाँ पर देदरा के खून के पास वो आता है और देदरा के खून लगाने के बाद वो देदरा को समन करता है और यहाँ पर वो देदरा को रिएनिमेट करता है। और जितने भी शिनोबी जैसे जैसे मरते रहते हैं काबुटो उन सभी के पास लाशों के पास जाता है और उन्हें जिंदा कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर उसे सासुरी को जिंदा करना रहता है, पर वो गलती से लेडी चियो को जिंदा कर देता है। और वो कहता है चलो ठीक ही है, लेडी चियो तो लेडी चियो ही सही। और ऐसा करते करते वो आगे बढ़ता है और उसके बाद वो जाबुजा और हाको की लाश को जिंदा करता है और उनकी कब्र को खोद के उनका डीएनए निकालता है। फिर वो लीव विलेज के यहाँ पर जाता है और लीव विलेज के यहाँ पर कब्र में से भी और लोगों का डीएनए निकालता है और वो वहाँ पर रेन विलेज पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे होन्जो का डीएनए मिलता है। उसे होन्जो को रिएनिमेट करना रहता है और जैसे ही वो पेपर पे लगाता है तो यहाँ पर होन्जो जैसे दिखने वाला एक निंजा समन हो जाता है। जहाँ पर काबुटो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जहाँ पर वो कहता है कि मैं होन्जो का राइट हैंड हूँ। तभी हम देखते हैं कि ऐसा करते करते यहाँ पर काबुटो मॉन्क के पास जाता है और ये वही मॉन्क से जिसको काकाजू ने मारा रहता है। और तभी यहाँ पर काबुटो गलती से एक नकली मॉन्क को यानी दूसरे मॉन्क को समन कर देता है और ऐसा करते करते वो रिएनिमेटेड यानी जितने भी बेकार शिनोबी है उनको ऐसा बना देता है, क्योंकि उसे चाहिए रहता कोई और है पर वो गलती से एक्सपेरिमेंट में उन लोगों को भी जिंदा कर देता है और इसलिए वो उन लोगों को अपने साइड पे ही रखता है। और तभी यहाँ पर जो शिकाकू है वो कहता है कि उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा जल्दी से पकड़ लिया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो टोरोनो रहता है
वो यहाँ पर कुछ कर रहा होता है। काबूटो कहता है कि चाहे मुझे पता है कि कितने भी शिनोबी बेवकूफ़ हो, मेरा पास तो एक ऐसा पासा है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि टोरोनो अपनी जुत्सु की मदद से एक शिनोबी को पॉइजन से पूरी तरीके से करता है और ऐसा करते करते वो सभी शिनोबी को पॉइजन में करते हुए एक गुफा जैसी जगह पर फेंक देता है और उसके ऊपर अपना, और ये बैरियर को देखकर शिनो चौंक जाता है और शिनो टोरोने को पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जहाँ पर शिनो को देखकर कहता है अच्छा हुआ शिनो तुम यहाँ पर आ गए, अच्छा हुआ, तुम्हें मुझे रोकना होगा। अगर शिनो तुम मुझे नहीं रोकोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। वो लोग मेरे बदन को कंट्रोल कर रहे हैं और मेरे जुत्सु को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पर शिनो कहता है कि आखिर ये किस तरीके के बैरियर है। जहाँ पर टोरोने कहता है तुम्हें मेरे इंसेक्ट्स तो पता है ना कि मैं किस तरीके से पॉइजन जुत्सु इस्तेमाल कर सकता हूँ। जहाँ पर हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर शिनो और टोरोने बिल्कुल भाई जैसे थे और तभी यहाँ पर शिनो बैठ के बग्स जमा कर रहा होता है और टोरोने उसके पास आकर कहता है शिनो आखिर तुम क्या करते रहते हो, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बने अभी तक। जहाँ पर शिनो कहता है नहीं। जहाँ पर टोरोने कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। जहाँ पर वो एक मरी हुई चिड़िया के ऊपर यानी एक जख्मी चिड़िया के ऊपर अपना हाथ से उस चिड़िया को उठा देता है, जिसकी वजह से उस चिड़िया के अंदर पॉइजन चले जाता है और वो चिड़िया जमीन पर गिर कर मर जाती है। जहाँ पर शिनो अपने बग्स की मदद से उसे जिंदा करने की कोशिश करता है पर वो जिंदा नहीं कर पाता और वो शिनो टच करने वाला रहता है उस चिड़िया को, पर यहाँ पर जो टोरोने रहता है उसे मना कर देता है और टोरोने कहता है अगर तुम उसे टच करोगे तो वो जो बग्स है वो बग्स तुम्हारे आंग में भी चढ़ जाएंगे और तुम भी इस तरीके से मर जाओगे। और तभी यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर शिनो स्कूल में जाता है और स्कूल में जाकर वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं अकेडमी में। तभी हम देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर शिनो के बग्स देखकर चौंक जाता है और वो कहता है कि हम ये बग्स को लड़कियों के ऊपर डालना चाहिए, जिसके बाद वो लोग चिल्लाएगी। जहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं क्या कैसे चिल्लाएगी। जहाँ पर इरुका सेंसे को देखकर नारुतो जोर से चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं कि टोरोने पूछता है कि क्या आज तुम्हारा कोई दोस्त बना। जहाँ पर शिनो कहता है कि नहीं, इतना अच्छा कोई दोस्त तो नहीं बना। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि डोंजो के साथ शिनो के डैड आते हैं। तभी यहाँ पर शिनो के डैड आते हैं और डोंजो शिनो के डैड को कहते हैं कि तुमने हमारे साथ इतने साल काम किया तो इसी तरीके से तुम्हारे बेटे को हमारे साथ भेज दो, तुम्हारा बेटा हमारे साथ काम करेगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी जिस तरीके से तुमने किया था। जहाँ पर शिनो के डैड को शिनो को नहीं भेजना रहता है और इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, शिनो वहाँ नहीं जाएगा। और तभी यहाँ पर टोरोने ये सुनता है और टोरोने कहता है मैं वहाँ जाऊँगा और मैं आपके साथ जाऊँगा और मैं आपका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर डोंजो खुश हो जाता है और टोरोने को देखकर वो कहता है तो ठीक है, तुम कल से आना और कल से आने के बाद हम देखेंगे कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। जहाँ पर शिनो के डैड टोरोने को देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हें पक्का डोंजो के साथ जाना है। जहाँ पर टोरोने कहता है कि हाँ, मुझे अकेडमी और बाकी जगह पर नहीं जाना है, मैं पूरी दिन इस तरीके से बोर होता हूँ, इससे अच्छा कि मैं उनके साथ जाऊँ और उनके साथ ट्रेन होकर मैं एक ताकतवर शिनोबी बनूँ। जहाँ पर टोरोने शिनो को कहता है कि मैं अगर अपनी बग्स की मदद से इन लोगों को इस तरीके से मारता रहा तो इनके अंदर पूरी तरीके से पॉइजन चले जाएगा और वो बग्स जो है वो उनके आंख से बहुत तरीके से निकलते रहेंगे और वहाँ पर एक धमाका होगा, जिसके बाद जो बग्स है वो पूरे बैटल फील्ड में पहुँच जाएंगे और उसके बाद ये जो बग्स है जहरीले वो इंसानों के आंख पर चिपक जाएंगे और इंसान मर जाएंगे। इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा शिनो, वरना तुम बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। जहाँ पर शिनो अपने बग्स की मदद से टोरोने को पकड़ लेता है और टोरोने कहता है कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई रोक ही नहीं सकता है। जहाँ पर टोरोने कहता है बहुत अच्छे शिनो। और तभी यहाँ पर जो टोरोने रहता है वो अपने बदन को पूरी तरीके से ब्लू पर्पल कर देता है, यानी ये जो उसका बदन जो पर्पल होता है वो उसके बग्स की मदद से होता है। उसके बदन के अंदर एकदम छोटे छोटे बग्स जो रहते हैं ना उसके बदन में पूरी तरीके से फैल जाते हैं, इसकी वजह से वो पॉइजनस हो जाता है। और तभी यहाँ पर टोरोने शिनो को कहता है कि क्या तुमने फू को देखा, क्या तुमने फू का कुछ पता चला। जहाँ पर शिनो कहता है कि नहीं, फू की लाश अब तक नहीं मिली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर टोरोने और फू की लड़ाई यहाँ पर होती है। जहाँ पर डोंजो कहती है टोरोने को कि तुम्हें फू से लड़ना है। जहाँ पर फू कहता है हेलो, मेरा नाम फू है और तुम्हें मुझसे लड़ना है। जहाँ पर टोरोने कहता है अगर हम इससे लड़ेंगे तो मैं अगर इससे लड़ूंगा तो ये हार जाएगा। जहाँ पर फू कहता है क्या तुम मुझसे डर गए, आओ मुझसे लड़ो। जहाँ पर फू यहाँ पर टोरोने को गुस्सा दिलाता है, जिसके बाद वो लोग एक दूसरे से फाइट करना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं।
और डन से खड़े होकर उन लोगों की फाइट देख रहा होता है, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे की तरफ से फाइट्स लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फू और टोरेने एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और बराबरी में यहाँ पर फू टोरेने को गिरा देता है। और तभी यहाँ पर जो फू रहता है वो टोरेने को उठाने के लिए उसके सामने हाथ बढ़ाता है। और तभी यहाँ पर जो टोरेने रहता है वो फू के बारे में ही सोच रहा होता है। और यहाँ पर जो शिनो रहता है वो यहाँ पर अपने इंसेक्ट्स की मदद से उसके आगे जाके मारने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर शिनो अपनी कुनाइफ लेता है और आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर टोरेने भी अपनी कुनाइफ लेकर आगे बढ़ रहा होता है। और तभी वहाँ पर नारुतो वहाँ पर आने वाला रहता है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो वहाँ पर आ जाता है और शिनो को वहाँ से हटा देता है, क्योंकि अगर शिनो को लग जाता वो पंच तो शिनो वहाँ पर मर जाता, इसलिए वहाँ से वो शिनो को हटा देता है। और तभी यहाँ पर शिनो को हटाने के बाद वो कहता है कि मैं बाकी का मैं संभाल लूंगा, क्या बस हमें से टच नहीं करना है ना। तो जहाँ पर शिनो कहता है कि हाँ बस हमें से टच नहीं करना, जहाँ पर टोरेने कहता है कि टच नहीं, तुम्हें मुझसे दूर ही रहना है। उसके बाद यहाँ पर टोरेने अपने बॉक्स का एक बॉल बनाता है और शिनो की तरफ मारता है, पर शिनो अपने बॉक्स की मदद से उसे रुक जाता है, पर उसके जो बॉक्स रहते हैं वो मारे जाते हैं। और तभी यहाँ पर शिनो कहता है कि इसे तो सील करना होगा, पर मेरे पास सिर्फ एक ही सीलिंग टैग है, तो हमें इसे किसी भी तरीके से सील करना होगा, और अगर हम चूक गए तो हमारा समझा उसके बाद हम इसे सील नहीं कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि नारुतो अचानक से भागते हुए जाता है टोरेने के पास। और तभी यहाँ पर जो टोरेने रहता है वो नारुतो को पंच करने वाला रहता है, पर नारुतो यहाँ पर टोरेने के पंच से बच जाता है। उसके बाद यहाँ पर वो अपनी रस्सिंगन बनाता है और टोरेने के पास जाता है और टोरेने के ऊपर रस्सिंगन मार देता है, जिसकी वजह से पर टोरेने को ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बस एक रिएनिमेटेड शिनो भी है, तो वो यहाँ पर वापिस से ठीक हो जाता है। और वो नारुतो को पंच मारने वाला रहता है, पर सामने शिनो आ जाता है, जिसको देख कर टोरेने कहता है मुझे माफ करना टोरेने, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हुआ। और तभी हम देखते हैं कि शिनो के मुंह पर बग्स रहते हैं और शिनो वापस से उठकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर टोरेने कहता है कि आखिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो। जहाँ पर शिनो कहते हैं मेरी बग्स की वजह से, क्योंकि जिस दिन से तुमने उस चिड़िया को मारा था उस दिन से मैंने तुम्हारे पॉइजन को लेकर एंटीडोट बनाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद से मैंने अपने ऐसे बग्स बनाए थे जो तुम्हारे इस पॉइजन से कुछ नहीं होने वाला है उन्हें, तो चाहे तुम कुछ भी कर लो उन्हें कुछ नहीं होगा। और ये कहकर शिनो को टोरेने को पकड़ लेता है और टोरेने यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मुझे जल्दी से सील कर दो। जहाँ पर शिनो अपना सीलिंग टैग जो रहता है वो सीलिंग टैग को टोरेने की तरफ फेंकता है और वो सीलिंग टैग जाकर टोरेने के सर पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से टोरेने वहाँ पर ही बैठ जाता है और वो सील हो जाता है। नारुतो कहता है कि चलो अब हमने इसको सील कर दिया, अब हमें आगे जाना चाहिए और आगे जाकर हमें जल्द से जल्द जितना हो सके उतने लोगों की मदद करनी है, चलो आ जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिनो रहता है वो टोरेने के पास आता है और वो कहता है कि अच्छा हुआ मैंने डोंजो के साथ फाउंडेशन ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि और तभी वहाँ पर नारुतो तुम्हें आवाज़ देता है और वो कहता है चलो शिनो हमें जल्दी जल्दी जाना है। और उसके बाद शिनो कहता है क्योंकि मुझे मेरे दोस्त बनाने थे और मुझे एकेडमी जाना था, अगर मैं फाउंडेशन चले जाता तो मेरे कभी इतने अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। और ये कहकर शिनो वहाँ से चले जाता है। तभी हम देखते हैं अगले एपिसोड में यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो तेजी से भागते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है बैटलफील्ड की तरफ, और तभी यहाँ पर जो किलर भी रहते हैं वो यहाँ पर घूम रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एयरटेल यहाँ पर किलर भी को कहते हैं कि तुम यहाँ पर टाइम पास क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाना चाहिए और तुम्हें नारुतो की मदद करनी चाहिए। जहाँ पर किलर भी कहते हैं मैं जाऊंगा और उसे कोई मदद की वैसे जरूरत तो है नहीं। तभी वहाँ पर मोटो आता है और वो कहते हैं कि हे किलर भी आप यहाँ पर है और मैं आपको ढूंढ रहा था, चलो अगर आप यहाँ पर ही मिल गए हैं तो हम जाते हैं साथ में। और उसके बाद हम किसी बैटलफील्ड में जाने के बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। तभी हम देखते हैं कि जो व्हाइट ज़ेत्सु रहते हैं वो यहाँ पर खड़े होकर किलर भी और मोटोई को देख रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो कुछ सोच रहा होता है और काबुटो कहता है यही वक्त है, मैं किलर भी के लिए एक ऐसा पासा फेंकूंगा जिसके बाद किलर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये रीएनिमेटेड करा हुआ शिनो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर और एकदम परफेक्ट है, जैसा लॉर्ड ओरोचिमारू ने सोचा था। और तभी हम देखते हैं कि मोटोई और किलर भी आगे की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर सभी ज़ेत्सु अचानक से सामने आ जाते हैं और ज़ेत्सु के पास से एक समनिंग क्रेट निकलता है और उसके अंदर रीएनिमेटेड करा हुआ शिनो भी रहता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो डब्बा रहता है वो खोलता है और उसके अंदर से रीएनिमेटेड करा हुआ शिनो भी निकलता है, और वो कोई और नहीं वो रहता है किलर बी से पहले वाला एटेल का जुनचुरी की होस्ट।
जिसका नाम फुकोई रहता है, जिसको देखकर मोटोई चौंक जाता है और मोटोई कहता है कि आपको पता है ना क्या हुआ था 30 साल पहले जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, तो आप फुल एट टेल बन गए थे, जिसको हमने पकड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करी थी। उसके बाद उसमें मेरे डैड मारे गए थे। जहाँ पर फुकाई कहता है मुझे पता है कि हाँ मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसमें तुम्हारे डैड मारे गए थे, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं क्योंकि वो हादसा नहीं था। जहाँ पर एट टेल फुकाई को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और किलर भी यहाँ पर फुकाई को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और तभी यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर फुकाई यहाँ पर राइकागे को कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई पे ध्यान देना होगा, यानी किलर बी पे, क्योंकि एट टेल को संभालना कोई आम बात नहीं है। और उसके आगे की बात तो आपको पता ही है कि आखिर क्या बोला था उसने फुकाई ने। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो किलर बी रहते हैं वो एकदम फ्री रहते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एट टेल है ही नहीं तो तुम क्या कर पाओगे, आखिर फिर तुम यहाँ पर क्या करना है हमारे साथ। जहाँ पर हम देखते हैं कि ओरोचिमारू कहता है कि ये लोग बेवकूफ़ है, ये लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर काबुटो अपने जुत्सु की मदद से कंट्रोल करता है, फुकाई यहाँ पर एट टेल क्लॉक में बदल जाता है। और ये देखकर मोटोई और साथ ही साथ किलर भी चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि एट टेल भी चौंक जाता है। एट टेल सोच रहा होता है कि मैं तो पूरी तरीके से इसके अंदर से निकल गया था, तो आखिर मेरा चाकरा इसके अंदर कहाँ से आ गया। जहाँ पर काबुटो कहता है ये सब जो भी हुआ ये सब ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ, क्योंकि ये एक परफेक्ट रीएनिमेशन जुत्सु है। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर ओरोचिमारू यहाँ काबुटो को लेकर जाता है और वो कहता है कि चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और उसके बाद काबुटो उस चीज़ को देखकर चौंक जाता है। ओरोचिमारू कहता है कि मेरे पास इसका कुछ पार्टिकल्स और इसके कुछ सेल्स थे, इसकी मदद से मैंने इसकी पूरी सींग बना दी। मेरे पास सिर्फ सींग के बस थोड़े मोड़े सी टुकड़े थे, जिसकी वजह से मैंने सींग को पूरी तरीके से बनाया। और वही सींग को जो काबुटो है उसने इस सिंह को रीएनिमेटेड करे हुए शिनोबी के अंदर सील किया। जहाँ पर ये देखकर ज़ेत्सु कहता है कि आखिर काबुटो के पास एट टेल की शक्ति है ही, तो आखिर इसको क्यों नहीं सील कर देता, आखिर उसे किलर भी क्यों चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर किलर भी अपने क्लॉक फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ पर जो सामेहाटा रहती है वो भी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने किलर भी और सामने फुकाई भी दोनों भी एट टेल क्लॉक में आ जाते हैं और वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे को टच करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर वो लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं। जहाँ पर फुकाई किलर भी को एट टेल को कहता है कि तुम मेरे अंदर से पूरी तरीके से निकल गए थे, हाँ मुझे पता है। जहाँ पर किलर भी कहते हैं तो आखिर तुम्हारे पास अभी भी किस तरीके से एट टेल की पावर इस्तेमाल कर पा रहे हो। जहाँ पर फुकाई कहता है 30 साल पहले जो हुआ था वो कोई हादसा नहीं था, वो जानबूझ के कराया गया था। जहाँ पर हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फुकाई खड़े होकर यहाँ पर आसमान को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर राइकागे आ जाते हैं। राइकागे को देखकर फुकाई चौंक जाता है और फुकाई कहता है कि आपको इस तरीके से अचानक नहीं आना चाहिए, आपको बता के आना चाहिए। कभी मैं अगर मुझे लगे कि कोई एनिमी है तो मैं आपके ऊपर कभी गलती से हमला कर देता, इसलिए। तभी यहाँ पर राइकागे कहते हैं तुम आखिर क्या कर रहे हो आसमान में देखकर। जहाँ पर फुकाई कहते हैं मुझे इस चांद को देखकर मुझे कुछ अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरे दिल के अंदर जो छेद है बिल्कुल चांद उसी तरह है। मेरे दिल के अंदर जो दर्द और बाकी सब का छेद है ये चांद बिल्कुल मुझे इस तरीके से ही लगता है, इसलिए मुझे ये देखकर अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर की सीट पर डॉक्टर बैठा रहता है और अपना काम कर रहा होता है और डॉक्टर के पीछे कोई शिनोबी आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अगले दिन वहाँ पर फुकाई आता है और फुकाई कहता है कि मुझे दवाई चाहिए। तभी वो डॉक्टर उस फुकाई को दवाई देता है। जहाँ पर फुकाई कहता है ये तो नॉर्मल पिल्स है, तो आप ये नॉर्मल पिल्स क्यों दे रहे हो। जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि तुम्हें यही खाना चाहिए, पर असलियत में तो डॉक्टर मारा गया था कल रात को ही और डॉक्टर की जगह पर वो शिनोबी डॉक्टर का रूप लेकर वहाँ पर बैठा था। और तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं, वो रहता है ओरोचिमारू। ओरोचिमारू यहाँ पर फुकाई के रूम में आ जाता है और यहाँ पर ओरोचिमारू फुकाई को जो पिल्स देता है वो स्लीपिंग पिल्स रहती है, जिसकी वजह से फुकाई ज़्यादा हिल नहीं पाएगा। और तभी यहाँ पर फुकाई यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश करता है। जहाँ पर ओरोचिमारू कहता है कि मैं तुम्हें इस सील से मुक्त कराता हूँ और मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास कितनी ताकत है। और इसके बाद यहाँ पर ओरोचिमारू वो जो फुकाई रहता है उसकी सील में गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से फुकाई पूरी तरीके से एट टेल बदल जाता है। और तभी यहाँ पर 8 शिनोबी की जान चली जाती है, जिसमें एक मोटोई के डैड भी रहते हैं। राइकागे और बाकी सब यहाँ पर
एयरटेल से लड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही राइकागे एयरटेल की सिंग काटते हैं, ओरोचिमारू उसका फ़ायदा उठाता है और एयरटेल की सिंग के कुछ पार्टिकल्स उठाकर अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से वो एक सिंग बनाता है और रीएनिमेटेड करे हुए में उसके पूरी ताकत डाल देता है। मोटोई यहाँ पर फुकाई को देखकर चौंक जाता है। मोटोई कहता है इसका मतलब मेरा असली दुश्मन ओरोचिमारू है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किलबी अपने मुंह से टेल बीज बॉम्ब बनाकर यहाँ पर फुकाई के ऊपर मार देते हैं, जिसकी वजह से फुकाई दूर जाकर गिर जाता है, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक रीएनिमेटेड करा हुआ निंजा है। चाहे किलर भी उसे कितना भी मारे वो हर बार जिंदा हो ही जाएगा। और यहाँ पर जो फुकाई की चाकरा रहता है वो यहाँ पर नारुतो महसूस कर लेता है और तभी यहाँ पर नारुतो का एक क्लोन रुक जाता है और वो रुक कर रिटर्न जाने वाला रहता है किलबी के पास। तभी यहाँ पर इनोइची कांटेक्ट करते हैं नारुतो से और यहाँ पर राइकागे की बात करवाते हैं, जहाँ पर राइकागे नारुतो को कहते हैं नारुतो तुम्हें रुकना नहीं है, तुम आगे बढ़ते रहना है। राइका मुझे पता है कि किलर भी और अभी तुम्हें किसी का चाकरा महसूस हुआ, पर तुम टेंशन मत लो, उसे सिर्फ किलर भी हरा सकता है, इसलिए तुम आगे की तरफ जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी किलर भी और यहाँ पर हम देखते हैं कि फुकाई की लड़ाई चल रही होती है और किलबी सोच रहे होते हैं कि आखिर मुझे इसको किसी तरीके से हराने का रास्ता ढूंढना ही होगा, जल्द से जल्द। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि मोटोई सोचते हैं कि किलर भी और वो कितने अच्छे से लड़ रहे हैं फुकाई, तो मुझे भी उसके बीच में जाना होगा और किलर भी की थोड़ी मदद करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि किलर भी और एयरटेल ये फैसला लेते हैं कि वो फॉल बैक करेंगे क्योंकि ये एक रीएनिमेटेड निंजा है। तभी हम देखते हैं कि मोटोई कहता है कि बचकर, वो लोग क्या कमाल का लड़ रहे हैं। और तभी यहाँ पर मोटोई भी सामने आ जाता है क्योंकि वो कहता है कि मेरे डैड ने भी एयरटेल से लड़ चुका है। पर यहाँ पर कुछ और ही होता है। फुकाई यहाँ पर सबसे पहले मोटोई को मार के गिरा देता है, जहाँ पर किलर भी सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। कि एयरटेल कहता है कि हम उसे मार तो नहीं पाएंगे क्योंकि उसे सील करना पड़ेगा और वो एक रीएनिमेटेड करा हुआ शिनोबी है। तभी हमें याद आता है पास का सीन याद आता है जहाँ पर किलर भी जो रहते हैं वो पूरी तरीके से फंस जाते हैं और विलेज इन द रॉक के जितने भी शिनोबी रहते हैं वो उन्हें घेर लेते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाते हैं राइकागे और राइकागे यहाँ पर बचा लेते हैं किलर बी को। और यहाँ पर फुकाई कहता है कि तुम्हें पता है कि आखिर राइकागे क्यों तुम्हें बचा लिया और वो हमेशा इतने ताकतवर क्यों है। वो इतने ताकतवर इसलिए है क्योंकि उनके मन में सपना है कि वो एक दिन होकागे बनेंगे, यानी राइकागे। क्योंकि आपको तो पता है जब किलर भी बहुत छोटा था तो राइकागे तभी राइकागे बने नहीं थे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों पंच एक दूसरे से मिला लेते हैं, जहाँ पर किलर भी कहते हैं कि अब तुम मुझे सीख नहीं देते रहोगे फुकाई, अब मैं तुम्हें पाठ पढ़ाऊंगा। जहाँ पर हमें याद आता है राइकागे का सीन, जहाँ पर राइकागे कहते हैं कि चाहे तुम कितनी भी बात हो वो सभी बात मुझे बताओगे किलर भी, चाहे तुम कुछ भी हो तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। और तभी यहाँ पर किलर भी कहते हैं तुम्हें पता है मैं अपने अंदर का होल किस तरीके से भरता हूँ, यानी मेरे अंदर के दुख और जितने भी है वो सब मेरे दोस्तों की वजह से भरते हैं, क्योंकि हमेशा मेरे दोस्त मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं और इसलिए ही मैं जी पाता हूँ और इसलिए मुझे कोई गम नहीं सताता कि मैं एयरटेल का जोनचोरी की होस्ट हूँ। और तभी यहाँ पर जो फुकाई रहता है वो कहता है तो ठीक है मैं भी तुम्हारा दोस्त बनूंगा। और ये कहकर उसकी जो सोल रहती है वो वहाँ से चले जाती है और यहाँ पर फुकाई वहाँ पर अचानक से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किलर भी मोटोई को उठाते हैं और पूछते तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और यहाँ पर मोटोई कहता है कि हमें और लोगों को बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें लोगों को बचा के रखना होगा। तभी अगला एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ पर किमीमारू और जो लेडी चियो रहते हैं वो यहाँ पर समुराई बाकी निंजा को हरा रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि समुराई जो यहाँ पर मिफुने रहता है वो अपनी शिनोबी के ऊपर तलवार से मारने वाला रहता है और वहाँ पर कॉन्कुरो आता है और कॉन्कुरो कहता है कि आपको अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लेडी चियो है वो किसी भी इंसान को पपेट की तरह पकड़ के उसे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उसके पास पपेट स्टाइल जुत्सु है और उसे सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी चियो यहाँ पर कॉन्कुरो का पपेट देख यानी कॉन्कुरो के पास जो सासुरी का पपेट रहता है उसे देखकर उसे सासुरी के बचपन के सीन याद आते हैं, जहाँ पर सासुरी के माँ बाप मर चुके रहते हैं और सासुरी जो रहता है वो यहाँ पर अपने माँ बाप के पपेट बनाता है और अपने माँ बाप के पपेट बनाकर वो अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करता है कि मेरे माँ बाप जिंदा है, पर उसे भनक हो जाती है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। उसके कुछ सालों बाद यहाँ पर सासुरी एक निंजा बन चुका रहता है और यहाँ पर वो विलेज के लिए पपेट बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सासुरी का दोस्त आता है
है और वो कहता है हाय सासुरी तुम कैसे हो, जहाँ पर सासुरी इसका कोई जवाब नहीं देता और वो सासुरी उससे पूछता है कि क्या काम से तुम यहाँ आए हो, जहाँ पर वो कहता है मुझे पपेट के लिए भेजा है, जहाँ पर सासुरी कहता है वो देखो तुम्हारे सभी पपेट तैयार है, ये नया पपेट है सेलिमेंडर, जिसको देखकर उसका दोस्त कहता है वाह सासुरी तुम इतनी छोटी उम्र में इतने सारे पपेट किस तरीके से बना लेते हो। तभी यहाँ पर सासुरी बैठकर पपेट के हाथ बना रहा होता है और जहाँ पर वो अपने चाकरा थ्रेड की मदद से उसके हाथ को कंट्रोल करता है। ये देखकर उसका दोस्त कहता है ये तो एकदम ह्यूमन हैंड की तरह है, इसकी एक एक उंगलियां भी हमारे इंसानों की तरह हिलती है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि सेलिमेंडर के अंदर हम कौन सा पॉइजन रखेंगे, जहाँ पर सासुरी उसे एक चिट्ठी देता है और उसके अंदर पॉइजन की रेसिपी रहती है, यानी ये बोले तो फॉर्मूला रहता है, जहाँ पर वो देखकर कहता है ये सब तो रेयर एलिमेंट्स है तो हमें इसकी इजाजत मिलेगी कि हमें ये सब जहर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी चियो ने ही उसके दोस्त को भेजा रहता है क्योंकि लेडी चियो अब सासुरी से बात नहीं करती, जहाँ पर सासुरी भी लेडी चियो के पास आ जाता है और सासुरी का दोस्त कहता है कि ये देखो सासुरी ने पॉइजन के लिए ये सब चीज मांगी है, जहाँ पर वो कहती है ये सब बहुत ज्यादा रेयर चीज है और ये पॉइजन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी चीज है। और तभी हम देखते हैं कि वो सासुरी को हाँ बोल देती है और तभी यहाँ पर सासुरी उसका दोस्त जा रहे होते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है सासुरी तुम्हें कितना अच्छा है, तुम्हारी लेडी चियो तुम्हें हमेशा हाँ बोल देती है, परमिशन दे देती है और तुम एक निंजा हो, मुझे तो गार्ड की ड्यूटी मिली है और मैं गार्ड की ड्यूटी कंप्लीट करूंगा। तभी हम देखते हैं कि गार्ड की ड्यूटी दिवाते दिवाते सासुरी का दोस्त का एक हाथ कड़ी आता है और सासुरी उस हाथ की जगह पर पपेट वाला हाथ लगाता है, जो देखकर लेडी चियो हैरान हो जाती है। उसका दोस्त कहता है ये हाथ सिर्फ हाथ नहीं, इसमें देखो वेपन्स भी है और यहाँ पर ये देखकर लेडी चियो चौंक जाती है। वो कहता है मेरा हाथ बिल्कुल नॉर्मल है। और तभी हम एक दूसरा सीन दिखाता है जहाँ पर उसका दोस्त ऑपरेशन थिएटर में रहता है, जहाँ पर सासुरी का दोस्त अपने ही हाथ में जो वेपन लगा रहता है उससे अपने आप को चोट पहुंचा लेता है और उस वेपन के अंदर पॉइजन रहता है, जिसकी वजह से उसकी बदन में पॉइजन फैलना शुरू होता है। और लेडी चियो कहती है सासुरी कहाँ है, इस पॉइजन का आखिर फॉर्मूला कहाँ है, जहाँ पर सासुरी टाइम पे नहीं आता और उसका दोस्त मारा जाता है। और उसकी दोस्त की माँ सासुरी को कहती है तुम तो उसके हाथ लगाए थे ना, उसका हाथ चले गया तो तुम मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हो, तुम उसकी मुंडी लगा दो तो उसका हाथ लगा दो, तुम उसको किसी भी तरीके से जिंदा कर दो। जहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी चियो यहाँ पर सासुरी के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर सासुरी का दोस्त कहता है कि हे सासुरी ने आज एक हाथ बनाया है। अगले दिन सासुरी के दोस्त के हाथ में हाथ कड़ी आता है और सासुरी इसका हाथ लगाता है। लेडी चियो को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो सासुरी के रूम की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर वो देखती है कि सासुरी यहाँ पर बैठकर पपेट्स पे पपेट्स बनाते जाता है और ये देखकर लेडी चियो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लेडी चियो आगे बढ़ती है तो सासुरी अपनी पपेट्स की मदद से लेडी चियो के ऊपर हमला करता है और यहाँ तक कि सासुरी ने अपने दोस्त का भी पपेट बना दिया होता है, जिसको देखकर लेडी चियो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये क्या है। जहाँ पर हमें तभी यहाँ पर कॉन्कुरो अपना जो सासुरी का पपेट रहता है वो लेके खड़े रहता है और लेडी चियो यहाँ पर कॉन्कुरो को देख रही होती है, जिसके बाद यहाँ पर लेडी चियो सोचती है कि मैं यहाँ पर फौज को कंट्रोल करूंगी और कॉन्कुरो के ऊपर हमला करूंगी। जहाँ पर लेडी चियो कॉन्कुरो के ऊपर यहाँ पर आर्मर वाले लोगों को कंट्रोल करके हमला करके आगे बढ़ाती है। पर तभी हम देखते हैं कि कॉन्कुरो यहाँ पर सासुरी के मॉम और डैड का भी पपेट लेकर आ जाता है और वो कहता है ये सब पपेट मुझे वहाँ मिले जहाँ पर आप लोगों की लड़ाई हुई थी, वहाँ मुझे उसके बाद सौकरा ने लेके गई थी, जहाँ पर मैंने ये सभी पपेट को देखा और सभी को रिस्टोर करके सही बना दिया और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ नहीं करने दूंगा। जहाँ पर वो कहता है कि सासुरी ने मुझे कहा है कि ये मॉम डैड के पपेट के साथ ही रखना। जहाँ पर लड़की कहती है क्या सच में सासुरी ने तुम्हें कहा, जहाँ पर कांकरो कहता है कि हाँ ये मुझे सासुरी ने ही कहा है और सासुरी ने ये भी कहा कि मुझे कि पपेट स्टाइल जुत्सु इसी तरीके से रहना चाहिए और पपेट स्टाइल जुत्सु जनरेशन टू जनरेशन इसी तरीके से रहेगा और इसलिए सासुरी ने कहा है और मैं ये करके रहूँगा। और तभी हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर लेडी चियो का बेटा कहता है यानी सासुरी के डैड कहते हैं कि चलो हमें एक फैमिली फ़ोटो लेनी है, जहाँ पर लेडी चियो कहती है मैं नहीं खिंचाऊंगी फ़ोटो। जहाँ पर सासुरी लेडी चियो को कहता है कि क्या आप नहीं खिंचाएगी दादी। जहाँ पर इसके कहने के बाद यहाँ पर लेडी चियो आ जाती है, पर लेडी चियो अपने चाकरा थ्रेड की मदद से कैमरे को गिरा देती है और इसलिए वो फोटो टेढ़ी खींची जाती है और यहाँ पर जो लेडी चियो रहती है वो अचानक से जमीन पर गिर जाती है, जिसको देखकर कॉन्कुरो एकदम चौंका जाता है और जोर से आवाज लगाता है लेडी चियो ये क्या हो गया आपको, और लेडी चियो की तरफ वो जोर से भागता है। तभी हम देखते हैं कि लेडी चियो उठते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं इतनी आसानी से थोड़ी ना मरूंगी, तुम्हें सासुरी ने भी तोहफा दिया है तो मुझे भी देना होगा, मैं तुम्हें अपने सीक्रेट स्टाइल जुत्सु बताऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें ये मेरा सीक्रेट स्टाइल जुत्सु से बचना होगा। और ये कहकर लेडी चियो उन फौज वाले लोगों को कंट्रोल करती है, समुराई निंजा
को और कॉनकुरो के पीछे भगवाती है और कॉनकुरो कहता है लीडचियो आपने धोखा दिया। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ पर ओमोई गायब हो जाता है और ओमोई कहाँ पर भागते हुए जा रहा होता है, जहाँ पर राइकागी कहते हैं ये बेवकूफ ओमोई आखिर कहाँ गया, इसने पूरा प्लान बदल दिया हमारा। जहाँ पर हम देखते हैं कात्सुई कहती है कि वो कहीं पर गया नहीं होगा, मुझे पता है कि वो डरपोक है पर इतना भी नहीं कि वो भाग जाएगा लड़ाई से, वो कहीं नहीं गया होगा, वो इधर या किधर होगा ही। जहाँ पर हम देखते हैं कि साई एक HQ निंजा से कांटेक्ट करता है और लेडी जुनाटे को कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही 7 लोगों ने बैकअप टीम मंगाई थी और वो बैकअप टीम अभी भी वहाँ पर पहुंची नहीं है, तो क्या पता साई वहाँ पर गया हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि राइकागी कहते हैं कि वो 7 लोगों की टीम कौन सी है, जहाँ पर वो कहती है कि वो 7 के 7 बच्चे हैं, वो सप्लाई पहुँचाने वाले हैं। और जहाँ पर राइकागी कहते हैं मैं इतना लालची हो गया था कि मैंने बच्चों को भी रख दिया ताकि वो सप्लाई दे सके और वो 7 बच्चे अभी लगता खतरे में है। और तब यहाँ पर वो कहती है कि 7 बच्चे किसी की मदद करने गए थे, विलेज हिडन इन द मिस्ट के लोगों की मदद करने गए थे और वहाँ पर 2000 ज़ेत्सु है। जहां पर ये सुनकर कात्सुई का मुंह बहुत ही ज्यादा बदल जाता है और यहाँ पर HQ ढूंढने की मदद करती है ओमोई को। पर तभी ओमोई एक आदमी से कांटेक्ट करके यहाँ पर HQ में यहाँ पर कात्सुई से बात करता है। कात्सुई को कहता है कि मैं उन 7 बच्चों की मदद करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। जहाँ पर कात्सुई कहती है कि तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे। जहाँ पर ओमोई कहता है तुम अपना लेक्चर देना बंद कर दो, मैं जा रहा हूँ, वो जिंदा हो गए मुझे पता है। जब कात्सुई कहती है नहीं वो जिंदा नहीं हो गए और ओमोई कुछ सुनता नहीं है, वो कहता है कि मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा और ये कहकर वो वहां से चले जाता है। कारोई, सॉरी दोस्तों मैं कारोई को कुछ कात्सुई कह रहा था, तभी यहाँ पर कारोई कहती है कि 1 घंटा उसे लगेगा और वो ये यहाँ बोलकर वहाँ से चले गया। जहाँ पर लेडी जुनाटे HQ से कांटेक्ट करती है और वो काकाशी सेंसे को कहती है कि क्या तुम बिना ओमोई के 1 घंटा कंट्रोल कर पाओगे। जहाँ पर काकाशी सेंसे कहते हैं कि ये मुश्किल है पर हम लोग कर लेंगे। और जहाँ पर कारोई यहाँ पर ओमोई के बारे में सोच रही होती है, ओमोई सोचता है कि अगर मैंने उन बच्चों को बचा लिया 1 घंटे के अंदर या उससे भी जल्दी तो क्या पता मैं अगला राइकागी बन जाऊं। तभी यहाँ पर ओमोई पहुंचता है तो ओमोई देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ेत्सु रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर विलेज हिडन इन द मिस्ट के कुछ निंजा यहाँ पर मरे पड़े रहते हैं। तभी यहाँ पर ओमोई आगे की तरफ बढ़ता है ताकि वो देख सके कि बच्चे कहाँ पर है, पर यहाँ पर उसे ज़ेत्सु भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे ज़ेत्सु रहते हैं 2000। तभी वहाँ पर नरूटो वहाँ आ जाता है और नरूटो यहाँ पर अपने मैसिव रसेंगन की मदद से सभी ज़ेत्सु को मार रहा होता है। और यहाँ पर नरूटो को देखकर ओमोई समझ जाता है कि ये तो वही है जिसको कारोई ने पीटा था और वो कहता है, नरूटो कहता है ए तुम ओमोई हो ना, वो बच्चे जिंदा हो गए, मुझे HQ ने बताया, मैं करीब था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, चलो उन बच्चों को बचाते हैं। और यहाँ पर नरूटो अपनी पावर की मदद से इतने सारे ज़ेत्सु को अकेला मार रहा होता है। जहाँ पर ओमोई कहता है नरूटो की मदद से तो अब मैं बच्चों को आसानी से ढूंढ पाऊंगा और मैं बन जाऊंगा राइकागे। पर तभी हम देखते हैं कि गलती से यहाँ पर ओमोई नरूटो के ऊपर ही तलवार चला देता है, जिसकी वजह से नरूटो का जो क्लोन रहता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और ओमोई रोता है और फिर वो बोलता है नहीं मुझे नरूटो की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं ये अकेला कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर ज़ेत्सु को काटते हुए आगे की तरफ भागता है। जैसे ही वह आगे भागता है वो देखता है कि आगे एक पिंक गैस रहती है और वो गैस अचानक से नाक को बंद करता है और वो खुले में आने की कोशिश करता है और वो देखता है कि ये गैस की मदद से कोई भी चीज़ बेहोश हो जाती है। और तभी वो सामने की तरफ देखता है एक स्टैचू रहता है और उस स्टैचू के पास बहुत सारे ज़ेत्सु अंदर जा रहे होते हैं। तो ओमोई समझ जाता है कि वो बच्चे अंदर स्टैचू के अंदर ही हो गए, इसलिए वो यहाँ पर उन बच्चों का एक स्कार्फ मिलता है, उस स्कार्फ को अपने सर पे बांधता है और वो यहाँ पर आगे लंबी सांस लेकर भागना शुरू कर देता है। और तभी हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर वो 7 बच्चे यहाँ पर आते हैं ताकि वो विलेज हिडन इन द मिस्ट के लोगों की मदद कर सके, क्योंकि वो उनका काम रहता है सप्लाई देना, इसलिए वो सप्लाई देने आते हैं। पर यहाँ पर कुछ और मामला रहता है और विलेज हिडन इन द मिस्ट के लोग कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, पर वो लोग यहाँ पर से नहीं जाते और वो ज़ेत्सु उन्हें घेर लेते हैं। तो लास्ट में वो लोग उन्हें मार के उस स्टैचू के अंदर चले जाते हैं और स्टैचू के यहाँ पर जाकर एक खुफिया रास्ते के अंदर जाकर बैठ जाते हैं ताकि उन किसी को ज़ेत्सु को पता ना चले कि वो लोग एकदम अंदर बैठे हैं, इसलिए वो यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर अब बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें ये ऐसा नहीं कर सकते, हमें बाहर जाके उन ज़ेत्सु से लड़ना ही होगा। और यहाँ पर ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो बाहर जाके ज़ेत्सु से लड़ेंगे। तभी सामने पानी रहता है जहाँ पर ओमोई पानी के अंदर जम मार देता है, पर उसके लिए अब और सांस ऑक्सीजन नहीं बचा रहता और पानी के अंदर भी ज़ेत्सु आ रहे होते हैं। तो इस सामने यहाँ पर ओमोई एक बड़ा सा टर्टल देखते हैं
जो टर्टल अपने मुंह से बड़े बड़े बॉल्स छोड़ रहा होता है गैस के, ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर ओमोई आगे की तरफ बढ़ता है और उस ऑक्सीजन के बड़े बड़े बबल्स के ऑक्सीजन लेता है और उसके बाद अपना थंडर अटैक करता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर जितने भी ज़ेत्सु रहते हैं उन्हें शॉक लगता है। और तभी यहाँ पर ओमोई आगे की तरफ तेज़ी से भागता है, जहाँ पर वो बच्चे अभी बाहर आ जाते हैं स्टैचू के, और वो लोग ज़ेत्सु से लड़ रहे होते हैं, पर ज़ेत्सु थोड़ा थोड़ा करके भारी पड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लड़का रहता है वो यहाँ पर ओमोई को देख लेता है और कहता है कि तुमने बचा लिया हमें ओमोई। और तभी हम देखते हैं कि जितने भी स्वॉर्ड वाले बच्चे रहते हैं वो ओमोई के साथ अपनी स्वॉर्ड को आगे रखते हैं और अपना थंडर स्टाइल, केल स्टाइल अटैक इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और जितने भी आसपास के ज़ेत्सु रहते हैं वो सभी के सभी उड़ जाते हैं। जहाँ पर ओमोई कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अभी यहाँ पर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, सामने से और भी आ रहे हैं। तभी वो बच्चे कहते हैं कि तुम आराम करो ओमोई, अब हम दिखाते हैं कि हम क्या है। जहाँ पर ओमोई उन बच्चों की बात सुनता है और वो यहाँ पर लेट जाता है बिल्कुल स्टैचू की तरह, और वो बच्चे उन लोगों से जीत जाते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से कारू यहाँ पर ओमोई को कहती है कि तुमने 1 घंटे का टाइम मांगा था, 3 घंटे हो चुके हैं, अब देखना तुम्हारे क्या करेंगे। जहाँ पर HQ को कहते हैं कि मैंने बच्चों को बचा लिया हो। जहाँ पर राइका के ओमोई को कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ओमोई, मैं तुम्हें विलेज से बाहर निकाल दूंगा, तुमने बस 1 घंटे का बोला था। जहाँ पर ओमोई कहता है अरे नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और वो ये क्या कर वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है और वो रो रहा होता है मैं क्या करूँ, मुझसे ज़्यादा टाइम हो गया है। और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।